बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड हम ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, उसके यूजेस, मतलब तमाम पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट। मतलब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट किस तरह होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट किस तरह है। तो हर पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग, हर बेसिक पॉइंट और हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही के लिए ये लेक्चर क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें बेसिक पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट, हम हर पॉइंट क्या करते हैं, कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर का नेचर क्या है, डुअल नेचर है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या है, बेटर है, और हर बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है, बेटर है। तो इसलिए काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड मैं हर पॉइंट क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो अगर लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया तो इसलिए आप स्पीड से भी देख सकते हो, अपने यूट्यूब में आप स्पीड से भी देख सकते हो उसको। तो इसलिए अगर थोड़ा लेंथी हो गया भी मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसमें हर पॉइंट, फिर हर वेव्स का मैं यूजेज को डिस्कस करूंगा, जनरेशन को, सोर्स को, कंसेप्ट को। तो हर पॉइंट क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिंपल वेव्स हमारे साथ क्या है, आपको वेव्स के चैप्टर में मैं वेव्स के चैप्टर में मैंने आपको वेव्स कंप्लीटली पढ़ा है। अब यहाँ पर मैं वेव्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वेव्स के सिंपल अगर हम सुपरफिशियली देखें, वेव्स के कितने टाइप्स है, एक हमारे साथ मैकेनिकल वेव्स है और एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन से वेव्स है, वो वेव्स जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत हो, उसको हम क्या नाम देंगे, मैकेनिकल वेव्स। किस तरह मीडियम की उसको जरूरत है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में उसको किस चीज की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। मीडियम कोई भी चीज हो सकता है। जिस तरह साउंड वेव्स कौन सी वेव्स है, ये वो वेव्स है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किस चीज की जरूरत है, इसको मीडियम की जरूरत है। जिस तरह मैं बोल रहा हूं ना, अगर यहां से जिस कमरे में मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ वैक्यूम क्रिएट करूँ, यहाँ से सारा आवाज निकाल दूं, तो मैं अगर बात बोल रहा हूँ दूसरा बंदा नहीं सुन रहा होगा। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स वो वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में, अगर वो प्रोपिगेट होगा तो वो किसके जरिए प्रोपिगेट होगा, मीडियम के जरिए। अब यहाँ पर मीडियम क्या है जो साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, हवा। तो अगर मैं हवा को खत्म कर दूं, तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से भी बोलूं, जितना भी बोलूंगा ना, मेरा आवाज कोई दूसरा नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने में किस चीज की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव्स है जिसको ट्रांसफर होने में किसी भी, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट होने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट होती है। जिस तरह लाइट वेव्स, अब सन की रोशनी जमीन तक पहुंच रही या नहीं, अब स्पेस में देखते हो, स्पेस में तो कोई भी मीडियम नहीं है। जब जमीन में इंटर आ गई तो जमीन का एटमॉस्फेयर तो मौजूद है, हवा मौजूद है, ठीक है, मीडियम आ गया। मगर सन से, जमीन से ऊपर स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, तो फिर भी सन की रोशनी, लाइट हमारे पास क्या है, जमीन तक पहुंच रही है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लाइट की जो वेव्स है, ये कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रोपगेट होने में मीडियम इसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेशन में या प्रोपगेट होने में, ट्रेवल होने में मीडियम की जरूरत नहीं होती, जिस तरह सन से जमीन तक आ रहा है। सही है। अब यहां पर उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना किससे हुआ है, या इसकी डिफिनेशन क्या है, आसान अल्फाज में, कंपोज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन in space. Their motion in space is called electromagnetic EMW, electromagnetic waves. अब electromagnetic waves मैंने क्या क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से बना हुआ है। क्या? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी ऑसिलेटिंग, इसका मतलब क्या, भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होगा, वेरिंग होगा, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको बाद में ये इस पॉइंट पर भी समझाऊंगा, इस पोर्शन में। अब तो सिंपल ऑसिलेटिंग का समझ आ गया कि ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज से बना हुआ है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। पहले इस पॉइंट को समझ लेना। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, तो उससे क्या चीज प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
या जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। या जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो वेरिंग या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस चीज से बना हुआ है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग का मैंने भी आपको बात समझा दिया। अब यहाँ पर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पर जो ब्लैक में मैंने बनाया वो क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। सही, एक्स है। जो ब्लैक में मैंने बनाया हुआ ना, ये क्या है, मोशन का, सी मोशन ऑफ द पार्टिकल, सी मोशन ऑफ द पार्टिकल। सही है, जो मैंने लकीर लगाया। अब यहाँ पर जो ब्लैक है, ब्लैक से जो मैंने बनाया ना, ब्लैक से और ब्लू से जो मैंने बनाया, ब्लैक से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लू से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ब्लू से मैंने क्या है, ब्लू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो लगाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर हम इसलिए एरो लिखते हैं। ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर हम एरो लिखते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन इन स्पेस। और क्या है, जिस डायरेक्शन में ये प्रोपिगेट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में इस तरह प्रोपिगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट हो रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो तीन बातें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज से बना हुआ है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के साथ दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। थर्ड पॉइंट क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो तीनों डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साथ में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है, आपस में इस डायरेक्शन में ये प्रोपिगेट कर रहा है, आपको नजर भी रही बिल्कुल इसके साथ, ब्लू और ब्लैक के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों में कौन से डिग्री, कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरल कांसेप्ट होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको समझ आ गया, ये जनरल कांसेप्ट हो गया। तीन पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया, बना किस चीज से हुआ है, फिर उन नीचे से ये तीन पोर्शन आप खुद इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो, कोई आपसे पूछे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो EMB वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैंने सिंपल बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये वो वेव्स है कि डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने में इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको सनलाइट, आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो, इसका एग्जांपल क्या है, लाइट्स, जो सनलाइट की एनर्जी है हम तक पहुंच रही है, सनलाइट की जो रेज है, वेव्स हम तक पहुंच रही है। क्यों, किस तरह, स्पेस में सनलाइट, जो सन है वो तो बहुत दूर, जमीन से कितनी गुना दूर मौजूद है। अब जमीन से ऊपर जाओगे, स्पेस जाके, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी जो सनलाइट की रोशनी है वो स्पेस से गुजर तक जमीन, स्पेस से गुजरती है और फिर जमीन में इंटर होती है। तो इसलिए वो स्पेस में भी प्रोपिगेट कर रही है, स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है कि लाइट वेव्स को ट्रांसफर कर दे जमीन तक। तो इसलिए हम, ये इंडिकेशन है कि जो सनलाइट की एनर्जी है, सनलाइट से जो वेव्स आ रही है या लाइट एनर्जी है, या आपके साथ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्यों, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है इसको प्रोपिगेट होने में। अब यहाँ पर ये डायग्राम भी आपको समझ आ गया। इसके बाद क्लर्क मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन में क्या है, आपके जो बलूचिस्तान बुक में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में इतना डिटेल से नहीं बताया ना, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में इतना जिक्र है।
फेडरल बुक के बारे में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में मैक्सवेल इक्वेशन कुछ लिखी हुई, तो मैं बाद में मैक्सवेल इक्वेशन का लेक्चर पर भी डिटेल से लेक्चर दूंगा। अब यहाँ पर मैक्सवेल ने क्या कहा, टेल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल के जो इक्वेशंस थे ना, मैक्सवेल के इक्वेशंस थे, उसने ये बताया, मैक्सवेल का इक्वेशन ये बता रहे कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सिंपल क्या बताया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशनशिप के बारे में। क्या मतलब है रिलेशनशिप का, मतलब है कि जिधर भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, जिधर भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। या आप रिवर्स भी बोल सकते हो, जिधर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी या जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल क्या है, क्लर्क मैक्सवेल ने बताया। वैसे ये क्लर्क मैक्सवेल का इक्वेशन, जो इक्वेशंस होंगे वो भी हमें ये बता रहे। इस लेक्चर के बाद मैं क्या करूंगा, मैक्सवेल के इक्वेशन पर भी डिटेल लेक्चर दूंगा। कुछ बुक में ये मौजूद है मैक्सवेल इक्वेशन, कुछ बुक में नहीं मौजूद है। जिस तरह पेडरल बुक में मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कुछ मौजूद है, मगर बलूचिस्तान बुक में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर तो ये आपको समझ आ गया क्लर्क मैक्सवेल के इक्वेशंस। अब क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन क्या बता रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि वेरिंग बी के ऊपर वेक्टर निशान, मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप इसको आप रिवर्स भी कह सकते हो कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, सेम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, ऐसा नहीं कहना कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होगी उससे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी उससे क्या प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तब वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो सकती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इंटर कन्वर्टेबल कब हो सकता है, जब दोनों साइड क्या हो, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो उसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। जिधर भी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गया या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो ये फिर क्या करेगा ना, अगर ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जिधर भी चेंजिंग होगी दोनों में से किसी भी चीज वो अपने क्या एनालॉग को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल में क्या लिखा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स में। अब यहाँ पर आपके बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके साथ, मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम क्या, इसको हम क्या नाम देते हैं कि ये तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल। ये तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल। जिस तरह हमने इससे पिछले एसी थ्रो इंडक्टर, एसी थ्रो रेजिस्टर, वहां पर हमने बताया कि 90 डिग्री का रिलेशन आ रहा हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, 90 डिग्री का जब फेज डिफरेंस हो तो उसको हम भी क्या नाम देते हैं, ऑर्थोगोनल। तो इसलिए यहाँ पर इन तीनों में जो रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव, डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसको हम ऑर्थोगोनल का नाम भी दे सकते हैं। ये तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल। अब इसके बाद क्या है, इक्वेशंस। इक्वेशन आपके बुक में एक इक्वेशन गिवन है कि इक्वेशन क्या है कि सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। आप लिख सकते हो अपने नोट में, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट और ई नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आप एम्पेयर लॉ में भी आपको बताया था, 4 पॉइंट समथिंग इज द रिपोर्ट बाय समथिंग 10⁻⁷ इतनी इसकी वैल्यू। और ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मैंने इन तमाम की वैल्यू आपको बताई है। वहां पर मैंने इसका कंसेप्ट भी बताया था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो तमाम तरह कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। अगर आप 1 को डिवाइड करोगे, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट करोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपके साथ स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ, ये क्यों नहीं लिख रहा है मार्कर, ये आपके साथ क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो, आपके साथ स्पीड ऑफ लाइट भी यही थी, मगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इतनी है जितनी स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप बलूचिस्तान बुक के वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अलग से टॉपिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पर लिखा हुआ है कि all electromagnetic waves have the same speed which is equal to 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो विजिबल से नीचे जितनी वेव्स आ रही है और विजिबल रीजन से ऊपर जितनी वेव्स आ रही है, इसको हम क्या कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आ रही है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, IR, इंफ्रारेड्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन तमाम की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब अगर कोई आपसे पूछो व्हाट आर द कॉमन थिंग, क्या इसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतनी वेव्स आ रही है, इसमें क्या कॉमन थिंग क्या है, एक चीज कॉमन है कि इन सब की स्पीड क्या है, सेम है, मगर याद रखना इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी और इसकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती है, कभी भी सेम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, इसकी एक चीज कॉमन है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट सबकी सेम है, मतलब उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट में कह रहा हूँ उन तमाम की क्या है, स्पीड सब क्या है, जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, मगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी क्या है, सबकी डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम, और किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके साथ क्या आता है, एक्स रेज, सबसे विजिबल से जो ऊपर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। विजिबल से जो नीचे होगा, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। और मैं हर एक का मैं आपको क्या करूंगा, यूजेज भी बताऊंगा कि एक्स रेज का यूजेज क्या है, माइक्रोवेव्स का यूजेज क्या है, फिर इसके बाद अलग अलग गामा रेज, एक्स रेज, इसका हीटिंग इफेक्ट, जो आपके साथ एक्सरेज का हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, तमाम चीजें हम हर एक की यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। और विजिबल रीजन में आपके साथ कौन सी वेव्स आती है, कौन से कलर आते हैं, विजिबल रीजन। याद रखना विजिबल रीजन के बारे में मैं आपको भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। विजिबल रीजन क्या है, ये वाहिद रीजन है जो ह्यूमन लाइट इसको देख सकती है। इन बाकी विजिबल लाइट से ऊपर, विजिबल लाइट से नीचे जितनी भी वेव्स ह्यूमन आई इसको देख नहीं सकती, मगर ये फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको प्रोपिगेट होने में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। तो विजिबल लाइट वाहिद रीजन है जिसमें कौन सा आपके साथ एक निमोनिक यूज होता है कि विब, VIBGYOR। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ क्या, VIBGYOR, विब ग्वायर। वी से क्या आता है, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ये क्या है, विजिबल रीजन में जो कलर आते हैं, विब ग्वायर क्या थे, विब ग्वायर, ये क्या है, इसके लिए निमोनिक है। तो इसलिए विजिबल रीजन वाहिद रीजन है जो ह्यूमन आई उसको देख सकती है, बाकी विजिबल से ऊपर, विजिबल से नीचे ह्यूमन आई उसको नहीं देख सकती। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर, याद रखना एमसीक्यू से रिलेटेड, याद रखना इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एमसीक्यूज लाजमी आता है। किस तरह, यहाँ पर आपसे पूछता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, एक्सरे की ज्यादा है, गामा की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इंफ्रारेड की ज्यादा है, रेडियो वेव्स की ज्यादा है, माइक्रोवेव्स की ज्यादा है, से किसकी ज्यादा है। तो याद रखना मैंने यहाँ पर आपको समराइज करके बताया हुआ है कि अगर आप बॉटम से, मतलब नीचे से, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, क्या, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, तो याद रखना बॉटम टू टॉप अगर जाओगे तो फर्स्ट वन क्या होगा, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा, मतलब माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम है, फिर रेडियो वेव की ज्यादा है, फिर इंफ्रा की ज्यादा होगी, फिर विजिबल की, फिर अल्ट्रावायलेट की ज्यादा होगी, फिर एक्सरे की, फिर किसकी, गामा रेस की। आपको पता भी है कुछ रिलेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपके साथ जगह यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डस्टर किधर गया, ये डस्टर, मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, अगर आपने नोट किया इसको आप नोट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी, आप उलट भी कह सकते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या आप इस तरह भी कह सकते हो, जिसकी एनर्जी कम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, या जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। उसी तरह आपके साथ क्या दूसरा रिलेशन में क्या है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर आप टॉप से, बॉटम से, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेस कौन सा होगा, गामा रेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा।
सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी हर लेवल पर क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती जाएगी, मगर वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। नीचे से आप ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगी। तो गामा रेज वो रेज है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, सबसे उसकी एनर्जी ज्यादा है, सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मगर माइक्रोवेव्स वो वेव्स है जो क्या है, सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ ज्यादा है। मतलब क्या है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव से। लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की है। तो आप इस तरफ को रिलेट कर सकते हो। उसी तरह अगर आप क्या करोगे, टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो याद रखना ऊपर से टॉप टू बॉटम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, मगर वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा। सही है, वेवलेंथ क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब यहां तक आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, जनरेट किस तरह होते, हर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर का, क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके साथ क्या है, एक तो ये कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है आपके साथ, वो वेव्स है जिसको प्रोपिगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सही है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जो सन से आने वाली लाइट रेज है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाती है जमीन तक। तो वो कौन सी रेज थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। अब उसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो फिर मजीद क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। एक क्या है आपके साथ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिस तरह साउंड वेव आपके साथ क्या थी, साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स था, और मैकेनिकल वेव्स के अंदर वो कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप मजीद जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पर मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। इसमें दो कंपोनेंट मौजूद है, मैंने आपको बताया भी था, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट इसमें मौजूद है। तो ये सेकंड कैरेक्टर है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। थर्ड क्या है, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि जो ऑल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किससे ट्रेवल करती है, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, मैंने आपको बताया भी था कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। सही है, इतनी स्पीड से वो मूव करती है। अब इसके बाद चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिलेटेड बाय। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है या वेवलेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि स्पीड, ये किस हम इस फार्मूले को जनरल किस तरह लिखते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मगर इस केस में हम v की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तमाम वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा, c इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, लेमडा से मुराद क्या है, वेवलेंथ। तो इस रिलेशन से हम स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, लेमडा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, या फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो, या वेवलेंथ गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है कि c इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसके बाद क्या है, विजिबल रीजन, हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस पढ़ेंगे। अब विजिबल रीजन क्या है, प्रोड्यूस बाय द ट्रांजिशन, क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है एक जगह से हायर शेल से लोअर, लोअर से हायर शेल में आती है, तो उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव्स है, विजिबल रीजन, उस वेव को हम विजिबल कहते हैं। तो इसलिए विजिबल किस तरह प्रोड्यूस होती है, विजिबल वेव्स प्रोड्यूस बाय द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांजिट होना मतलब क्या करना, दरमियान क्या है, एटम के जो दो शेल है उसके दरमियान क्या होना, ट्रांजिट होना इलेक्ट्रॉन का, हायर से लोअर, लोअर से हायर। तो इस ट्रांजिशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उससे कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, विजिबल वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर विजिबल रीजन में जो वेव्स आती है, यहाँ पर एग्जामिनर का मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया एक ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया, मगर आप विजिबल के अंदर जो वेव्स, जो कलर्स आती है, कौन सी कलर आती है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक से अक्सर हम इस तरह पढ़ते हैं कि विप गोयर, वायलेट, विप गोयर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। वी से मतलब वायलेट, आई से मतलब इंडिगो, बी से मतलब ब्लू, जी से मतलब ग्रीन, वाई से मतलब येलो, ओ से मतलब ऑरेंज, आर से मतलब क्या है, रेड। अब अक्सर
वो एग्जामिनर जब क्वेश्चन आते हैं या फिर इस तरह के किसकी एनर्जी ज्यादा है या किसका वेवलेंथ ज्यादा है या किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेड की ज्यादा है, वायलेट की ज्यादा है, इंडिगो की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया विजिबल रीजन में ये कलर आते हैं। एक तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम था, विजिबल दरमियान में आता, विजिबल से ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रे, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल से नीचे इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये आ रहा था ना। अब विजिबल रीजन के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं वायलेट, याद रखना जब आप क्या करोगे रेड से वायलेट की तरफ आओगे, क्या रेड से वायलेट की एरो मैंने लिखा हुआ है, रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो याद रखना फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात आपको मैंने समझाया भी है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आपको रिलेशन भी बताया कि E इज इक्वल टू एन एफ। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, क्वांटम से, क्वांटम फिजिक्स में से, क्वांटम थ्योरी, वहाँ पर क्वांटम में आपको केमिस्ट्री के जो रिलेशन है वहाँ पर के आपने एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने निकला कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप रेड से वायलेट की तरफ आओगे, क्या शॉर्ट ट्रिक आपने इसको याद रखना है, हर चीज आपके लिए आसान हो गया। हर तरह एमसीक्यूज आ गया, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एमसीक्यूज आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में से एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का ये टॉपिक है। अब अगर आप रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो याद रखना फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी या हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, वायलेट की होगी। सबसे लोवेस्ट एनर्जी या लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड लाइट की होगी। तो इसलिए जब रेड से वायलेट की तरफ आते जाओगे तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी है, वायलेट की है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और रेड की सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है। अब अगर रिवर्स डायरेक्शन में, अगर आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे, सही है, वायलेट से रेड की तरफ जाओगे ना तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। वायलेट से रेड की तरफ जाओगे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, रेड लाइट का होगा। तो इसलिए वायलेट का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे मिनिमस, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का होगा। वायलेट से आप इंडिगो, ब्लू सब जाते जाओगे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम है। तो इस रिलेशन को आपने देखना है। रेड से वायलेट की तरफ आ गया तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। अगर आपको ऑप्शन आ गया इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, जी वाई में सिंपल जी वाई लिख रहा हूँ, जी वाई ओ, इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा होगी, जी की ज्यादा होगी, मतलब ग्रीन की ज्यादा होगी। सही है, इस तरह आ सकता है। या आपको ऑप्शन गिवन होगा कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इंडिगो की ज्यादा है, ग्रीन की ज्यादा है, या ऑरेंज की ज्यादा है। तो आप देखना इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, आप इस तरफ आते जाओगे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंडिगो की ज्यादा होगी। तो इसी तरह वेवलेंथ से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल स्पेक्ट्रम में भी और विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रीजन में भी। तो आपने याद रखना है इस रिलेशन को। ये शॉर्ट ट्रिक, इस तरफ आओगे एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, उस तरफ उल्टे इस तरफ जाओगे वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेब गोयर, इसको आपने याद रखना है। अब इसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या है, प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, मैं लास्ट में जनरल भी बताऊंगा कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किस तरह होते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ऑसिलेटिंग वेव्स क्या है, इसको हम ऑसिलेटिंग वेव्स भी कहते हैं। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि वेवलेंथ इंक्रीज किस तरह होती है, डिक्रीज किस तरह। तो इस तरह आपने ये नहीं रखना है, अपने जहन में नहीं बिठाना है कि किसकी लॉन्गेस्ट है किसकी शॉर्टेस्ट। आपने सिंपल जो एक जनरल इंफॉर्मेशन है उसको जहन में रखना है, जिस तरह यहाँ पर उसी तरह पूरे स्पेक्ट्रम का भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, एनर्जी इंक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी। तो उसको जहन में रखते हुए अपने हर वेवलेंथ की वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसको हम यूज किस तरह करते हैं, यूज कहां पर करते हैं, यूज इन ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको हम ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं, हमारे फोन वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, रेडियो सिस्टम यूज होता है। हमारे सेलुलर इस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम यूज फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सेलुलर फोन। हमारे सेलुलर फोन में ये रेडियो वेव्स यूज होती है, जिस तरह हम कॉल करते रहते हैं तो ये कौन सी वेव्स जनरेट करती है, रेडियो वेव्स के जरिए हमारी सिग्नल दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। तो इस तरह सेलुलर फोन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होते हैं, ओवरऑल ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। इसी तरह किस तरह प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में जो ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, क्या है जो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह ऑसिलेशन उसमें होती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। इसकी इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की वजह से ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सिंपल। माइक्रोवेव्स क्या है,
यूज्ड इन रेडार सिस्टम में यूज होता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम यूज होता है, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन एग्जामान करना एयरक्राफ्ट में मुख्तलिफ सिस्टम के लिए एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है। इसी तरह माइक्रो ओवन में यूज होता है। माइक्रो ओवन आपने डिवाइस देखा होगा, उसको अंदर चीज़ें रखते हैं उसको गर्म करने के लिए, कोई भी चीज़ आपने गर्म करनी हो तो माइक्रो ओवन में ये ज़्यादातर माइक्रोवेव यूज होती है। ये किस में यूज होती है? माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है। अब माइक्रोवेव ओवन का हीटिंग इफेक्ट, या अलग सा पॉइंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव। अगर आप उसमें कोई इस तरह चीज डालते हो मॉइस्चर वाली जिसमें पानी हो तो उसको वो हीट नहीं करती। क्यों हीट नहीं करती है? तो यह अलग सा टॉपिक है, उसको मैं फिर बाद में आपको समझाऊंगा। अब जनरेटेड बाय द एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट, उसी तरह ये भी जनरेट होती है ऑसिलेटिंग एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट के जरिए। ऑसिलेशन का मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंफ्रारेड क्या था? विजिबल से नीचे इंफ्रा, जनरेटेड बाय सन, ऑलमोस्ट इंफ्रारेड कौन प्रोड्यूस करता है? सन प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी से भी कुछ रेस प्रोड्यूस होती है, रेस निकलती रहती है 24 घंटे, हर ऑलमोस्ट ऑल द डेज ये वेव्स निकलती है। तो कौन सी वेव्स है? ये इंफ्रारेड रेस आप कह सकते हो, या वेव्स कह सकते हो, या रेस कह सकते हो, निकलती रहती है। डिवाइस एंड रिमोट सिस्टम, या हमारे जो घरों में रिमोट हम यूज करते हैं, टीवी का रिमोट, उसमें कौन सी रेस यूज होती है? इंफ्रारेड। अब याद रखना इंफ्रारेड क्या है? विजिबल से नीचे, मतलब इसकी क्या है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेस। तो इसी वजह से ये हमारे घरों में यूज होती है। हम जो डेली एप्लीकेशन डेली यूजेज में, जिस तरह माइक्रोवेव ओवन में यूज वेव्स होती है, रिमोट वगैरह में, टीवी वगैरह में, सही है। तो ये वेव्स की एनर्जी कम है, इसलिए इसका डैमेज भी कम है, हमारी बॉडी को ये डैमेज नहीं करती है। तो इसी वजह से हम डेली एप्लीकेशन, डेली हमारी एक्टिविटीज में, मतलब जिस तरह रिमोट वगैरह हो गया, हम डेली यूज करते हैं ना। अगर आप टीवी को रिमोट से लगाते हो तो रिमोट कौन सी वेव्स से उससे जनरेट होती है? रिमोट से वेव्स निकलती है, टीवी तक जाती है, कौन सी वेव्स होती है? इंफ्रारेड वेव्स। अगर आप बॉडी पर लगे भी ये बॉडी को नुकसान नहीं करती, क्योंकि इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम है। अब इसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा का मतलब ज्यादा, विजिबल से ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा है। मोस्टली ये कौन प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रावायलेट रेज, सन से जो रेज आ रही होती है, ये कौन सी रेज होती है? अल्ट्रावायलेट रेज। सन प्रोड्यूस करता है, मगर ये इलेक्ट्रिक स्पार्क भी प्रोड्यूस करता है। मेनली अल्ट्रावायलेट रेज कौन प्रोड्यूस करता है? अगर एमसीक्यू जा गया, मेनली सोर्स क्या है आपके साथ? सन। मगर इलेक्ट्रिक स्पार्क, जहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, सही है, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया, तो वहां पर भी जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी वो अल्ट्रावायलेट रेस थी, मोस्ट एब्जॉर्ब। अब जो अल्ट्रावायलेट रेस है ना, अल्ट्रावायलेट मोस्टली कौन प्रोड्यूस करता है? सन प्रोड्यूस करता है। ये रेज बहुत ही डैमेजिंग रेज है, सही है। ये डैमेजिंग रेज, जब भी सन से ये रेज आती है तो सन जो हमारी जमीन के अर्थ में, मतलब शेल में, एटमॉस्फेयर में ऊपर कौन सी लेयर मौजूद है? ओजोन की एक लेयर मौजूद है। जो ओजोन क्या है? O3 मॉलिक्यूल। ओजोन का काम क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन तक नहीं पहुंचने देना है। तो ये क्या करता है? जो ओजोन की लेयर ऊपर मौजूद है, जो भी सन से अल्ट्रावायलेट डैमेजिंग रेज, जो मतलब खतरनाक रेज आती है, वो क्या करती है? ओजोन क्या करती है? उसको स्क्रीन करती है, उसको फिल्टर करती है, उसको नीचे आने नहीं देती है। तो ओजोन का काम क्या है? स्क्रीन। जिस तरह हम बाहर निकलते हैं, कोई भी क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल की मैच खेलते हैं, या क्रिकेट की मोस्टली मैच खेलते हैं, तो हम अपने मुंह पर क्या लगाते हैं? या क्रिकेट के अपने प्लेयर देखे होंगे, मुंह पर क्या लगाते हैं? सन ब्लॉक लगाते हैं। क्यों सन ब्लॉक? ताकि उसको रे से बचाया जा सके, मतलब जो रोशनी, मतलब मुख्तलिफ रेज दिन की रोशनी में, वो अपनी स्किन को उस रे से बचाते हैं। तो उसी तरह ओजोन का काम क्या है? सन से आने वाली रेस को क्या करना? फिल्टर करना, डैमेजिंग रेस को फिल्टर करना, जमीन तक नहीं पहुंचने देना। वो खुद एब्जॉर्ब करती है डैमेजिंग रेस को और बाकी को जमीन की तरफ छोड़ती है। तो इसी वजह से अल्ट्रावायलेट ओजोन हमारे साथ क्या है? एक स्क्रीनिंग इफेक्ट के तौर पर, स्क्रीनिंग के तौर पर यूज होती है। डैमेजिंग रेस को ऊपर की तरफ छोड़ देती है, वो खुद एब्जॉर्ब कर देती है, बाकी जो डैमेजिंग नहीं होती वो जमीन की तरफ यूज होती है, छोड़ देती है। तो इसलिए ये अगर जमीन की तरफ आ गया तो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्किन, स्किन पर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट काज कर सकता है। स्किन को ब्लिस्टर, स्किन पर बहुत से ब्लिस्टर काज होती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। ओजोन होल, जिधर ओजोन होल क्रिएट होती है, ओजोन की लेयर में थिनिंग आ जाती है, ओजोन खराब हो जाता है, थिक हो जाता, मतलब वो बहुत पतली उसकी लेयर हो जाती है। तो उसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से स्किन पर कैंसर होता है, स्किन ब्लिस्टर हो सकता है। तो इसलिए ये स्किन के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। आई इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए एक्सरेज, इसके बाद एक्सरेज का अक्सर वेवलेंथ पूछा है, तो इसलिए जिसका इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखा हुआ है। एक्सरेज का अक्सर वेवलेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेज है। हम कैंसर की ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं। और इसी तरह किसी भी क्रिस्टल लेटेस, जिस तरह सोडियम क्लोराइड उसकी स्ट्रक्चर, इसी तरह क्रिस्टल लेटेस मतलब एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो जिसका, वो उसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम एक्सरे को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसलिए एक्सरे का वेवलेंथ क्या है? 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻12 मीटर इसका वेवलेंथ। प्रोड्यूस बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्राइक द मेटल। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम क्रिएट करते हैं, अपने प्रोड्यूस
पढ़ा होगा कि एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस होंगे, मैं भी उस पर लेक्चर दूंगा कि एक्सरे प्रोड्यूस किस तरह होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा एक्सरेज। अब जब ये एक्सरेज नहीं है, जब प्रोड्यूस होती है एक्सरेज, एक्सरेज क्या है, एक्सरेज इसलिए हम नाम देते हैं जब ये पहले प्रोड्यूस हो गया एक्सरेज, एक्सरेज का मतलब क्या, एक्स हम अक्सर मैथ में पढ़ते हैं एक्स, लेट अज्यूम टू एक्स, एक्स का मतलब क्या है अननोन, जो हमको पता नहीं हो, उसका नेचर हमें पता नहीं हो। तो एक्सरेज क्या है, तब प्रोड्यूस होती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल को स्ट्राइक करती है, तो उसकी वजह से जो रेज प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रेज होती है, एक्सरेज होती है। मेटल पर जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं ना, तो उस मेटल की पर जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो उसके नतीजे में कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। इसको हम ट्रीटमेंट के तौर पर यूज करते हैं, किस तरह, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्रिस्टल लेटस की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जिस तरह सोडियम क्लोराइड आप लिख सकते हो एग्जांपल में, NaCl की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरेज के बहुत सारे यूजेस। हम अपनी डेंटल कैविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन। इसी तरह जो हम एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत स्पीड से चेकिंग जो करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सरेज यूज करते हैं, पूरे लगेज की सामान की चेकिंग करते हैं, वो तो हर चीज़ नहीं चेक करते कि क्या लाया है आपके साथ क्या है, तो इसलिए वहाँ पर भी एक्सरेज यूज होते हैं। इसी तरह पाइप वगैरह में जो हम नहीं क्रैकिंग, जो जाज वगैरह की क्रैकिंग होती है, वो बहुत माइन्यूट क्रैकिंग को भी क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो इसलिए फ्रैक्चर वगैरह में जितना भी माइन्यूट सा फ्रैक्चर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए वो भी एक्सरेज यूज होती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम कुछ और पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद गामा रेज, गामा रेज के कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब गामा हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, गामा रेज की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है कि किसी जगह से गुजर जाना, मतलब किसी जगह से गुजर जाना, घुसना के किसी मतलब बॉडी में अगर कोई भी रेज आ गया तो सब, जिस तरह एक्सरेज हो गया, इंफ्रारेड, बाकी सारे माइक्रो रेडियो वेव्स, इन सब में से जो सबसे ज्यादा अंदर हमारी बॉडी में घुसेगी, सबसे इनर जाएगी बॉडी में, वो कौन सी होगी, गामा रेज। सबसे ज्यादा हाईली घुसने की पावर किसकी है, गामा रेस की। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा रेस। क्यों, गामा रेस की सबसे ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। अब इसके बाद यूज टू डिस्ट्रॉय, इसी वजह से हम गामा रेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिस तरह एक्सरे, गामा रेस की भी एनर्जी ज्यादा है, और गामा रेस के बाद पूरी एनर्जी किसकी ज्यादा है, एक्सरेस की। तो इस तरह गामा रेस और एक्सरेस को हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, बॉडी में बहुत ज्यादा घुसती है, और इसी वजह से हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये गामा रेज यूज करते हैं। तो गामा रेज टारगेटेड सेल पर छोड़ देते हैं बॉडी में, जहाँ पर कैंसर होती है, तो वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है। हमारी बॉडी में घुसती बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसके बाद क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रेज यूज होते हैं। इसके बाद एक गामा रेज आर इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई। ये जो गामा रेज है ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई से क्या करते हैं, निकलते हैं। जो अनस्टेबल न्यूक्लाई होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लाई से 24 घंटे उसे क्या निकलती है, रेज निकलती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इसी वजह से अल्फा बीटा गामा, गामा रेज कहाँ से निकलती है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई से निकलती है। किससे निकलती है, हम आगे नेक्स्ट न्यूक्लियर चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज अल्फा रेज, व्हाट इज गामा रेज, व्हाट इज बीटा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज। तो अपने अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो गामा रेज है कहाँ से प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई से क्या है, गामा रेज निकलती है। अब ये गामा रेज क्यों निकलती है, मैं वहां पर न्यूक्लियर चैप्टर को स्टार्ट करूंगा वहां पर बताऊंगा। मगर गामा रेज इसलिए, जो न्यूक्लिया है उससे ये रेज गामा अल्फा बीटा इसलिए निकलती है, वो स्टेबिलिटी, वो न्यूक्लिया स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसलिए आप उसके न्यूक्लियस से रेज निकलती है। तो इसी वजह से गामा रेज कहाँ से निकलती है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलती है। अब हीटिंग एंड बर्निंग इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव्स होती है ना, माइक्रो ओवन में हम यूज करते हैं, माइक्रो ओवन में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स। इसका बर्निंग मतलब किस तरह किसी चीज को बर्न करता है, वो हीट अप किस तरह करता है। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जो वाटर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है माइक्रोवेव्स का। क्या ये फर्स्ट पॉइंट, वाटर क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ द माइक्रोवेव्स। क्यों गुड एब्जॉर्बर है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर का मतलब क्या है, दो एंड्स बनना, पोल्स, पोलर किस है, एंड, दो साइड्स, पोल्स। किस तरह, जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और वाटर में क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। सही, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव की बात है, पोल्स का मतलब क्या है, साइड बनना। यहाँ पर कंप्लीटली नेगेटिव कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव है। क्यों इस पर ऑक्सीजन पर क्यों पार्शियल नेगेटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीजन की पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सही है।
तो इसी वजह से इसमें दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनते हैं। अब मॉलिक्यूल स्टार्ट ऑसिलेशन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मौजूद है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्या करते हैं? स्टार्ट ऑसिलेशन। जब हम फ्रीक्वेंसी उस पर छोड़ते हैं उसको किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का माइक्रो एंड फिट करते हैं ना, अभी मैं बताऊं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर जब हम फिट करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? स्टार्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भाग रहा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भाग रहा होता है, तो इस तरह ऑसिलेशन स्टार्ट होती है वाटर मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल किस फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करते हैं? 2.5 गीगाहर्ट्ज। गीगा 2.5 गीगाहर्ट्ज से क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इस फ्रीक्वेंसी पर वाटर मॉलिक्यूल रोटेशन स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रोवेव्स, जब भी हम माइक्रोवेव्स जो माइक्रो ओवन में हम यूज करते हैं, माइक्रो ओवन में यूज करते हैं, ये माइक्रोवेव्स जब आप माइक्रोवेव्स क्या करते हैं? इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज, जिस पर वाटर की रोटेशन स्टार्ट होती है। जब आप माइक्रोवेव इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल की रोटेशन स्टार्ट होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल की रोटेशन स्टार्ट होती है तो क्या करता है? माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल का पर हम क्या करते हैं? इसको अलाउ करते हैं इसी फ्रीक्वेंसी पर 2.5 गीगाहर्ट्ज माइक्रो ओवन में हम सेट करते हैं। तो उसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल पर जब ये फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? मैंने बता दिया गुड एब्जॉर्बर होता है, तो वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब हीट को एब्जॉर्ब करता है इस फ्रीक्वेंसी पर, एक तो बात वाटर में रोटेशन होगी, वाटर में जब रोटेशन होगी तो क्या होगा? मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर भी मूव करेगा, रोटेशन होगी उसमें, और वो पूरा माइक्रो ओवन को क्या करेगा? हीट अप करेगा। उसके अंदर जो भी चीज पड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी। समझ आ गई? ये इसका प्रिंसिपल क्या है? वाटर गुड एब्जॉर्बर है। क्यों गुड एब्जॉर्बर है? वो पोलर मॉलिक्यूल है। क्या पोलर मॉलिक्यूल में क्या करता है? वाटर रोटेशन स्टार्ट करता है। कब उस रोटेशन का मतलब ऑसिलेट करता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड। कब ऑसिलेट करेंगे? किस फ्रीक्वेंसी पर? 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसलिए जब आप माइक्रोवेव ओवन में 2.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और उसके नीचे हमने उसके अंदर कोई भी चीज रखा हुआ है तो वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? स्टार्टअप करती है। क्या स्टार्टअप करती है? वाटर मॉलिक्यूल रोटेशन स्टार्टअप करती है। तो इसी वजह से वो पूरा माइक्रो ओवन को क्या करता है? हीट अप करता है। उसके अंदर जो भी चीज पड़ा रहता है वो चीज क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, सिंपल प्रिंसिपल। वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व द रेडिएशन एंड गेट हीट अप एंड हीट एनर्जीज स्प्रेड आउट इन द होल ओवन। होल पूरा ओवन माइक्रो ओवन में ये हीट एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। इसकी वजह से हीट अप वो पूरा जो आपने चीज रखा हुआ वो हीट अप हो जाता है, कुकिंग फूड जो भी चीज। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आता है विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 14 से लेकर 7। अक्सर बुक में लिखा हुआ है 7.5, कुछ में 7 लिखा है तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है। 7 आ गया 7.5 सही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 14 से लेकर अप टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? एच जेड में लिखा है यहाँ पर हर्ट्ज। तो ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है विजिबल रीजन की। वीआर का मतलब क्या है? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन का वेवलेंथ का रीजन क्या है? अब 380 से लेकर 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर। तो ये क्या है? विजिबल रीजन का रेंज। अक्सर एमसीक्यूज में ये आते हैं। बायोलॉजी में आपने भी पढ़ा होगा कि विजिबल रीजन वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ते हैं, विजिबल रीजन वहाँ पर स्पेशली पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो वहां पर ये विजिबल रीजन, वेवलेंथ का रीजन, फ्रीक्वेंसी का रीजन वहां पर लिखे हुए। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप भी आपने मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाया था, अगर आपने वो लिखे और कंसेप्चुअली उसको आपने पढ़ा होगा तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह है। अब क्या है? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव्स, मैंने बताया कि ये ट्रांसवर्स वेव्स है। सेकंड लॉन्गिट्यूडनल, नो, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, जबकि साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बी ऑप्शन बन गया। चलो तीसरे पर जाते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। बिल्कुल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट इसमें मौजूद होते हैं। ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, बिल्कुल ये मीडियम से भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम के बगैर भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मीडियम मौजूद होगा भी ट्रेवल करेगा, मीडियम मौजूद ना होगा ये भी ट्रेवल करेगा। सही है, लाजमी बात नहीं है इसके लिए, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम भी मिल गया, ये मीडियम से भी ट्रेवल करेगा, मीडियम ना हो तब भी ट्रेवल करेगा। तो इसलिए ये तमाम इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेवल थ्रू मीडियम, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। which type of electromagnetic wave has highest frequency? EMW का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, गामा रेज। अभी मैंने आपको बता दिया। सबसे जब आप नीचे से ऊपर, बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं, बॉटम पर सबसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझाते हैं। ऊपर सबसे ऊपर क्या रहता है? गामा रेज। तो गामा रेज
की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, आपने प्रिपेयर रहना है। इस एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। अब विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल्स? अभी मैंने आपको विजिबल स्पेक्ट्रम का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था विव गोर। जब आप वी से आर की तरफ जाओगे, आर से वी की तरफ आ जाओगे, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है? आर से वी की तरफ जब आओगे, क्या आर से वी की तरफ जब आओगे, मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब वी से आर की तरफ जाओगे, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे वेवलेंथ किसकी कम होगी? इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट एनर्जी। तो आपने देखना है किसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वायलेट, ऑरेंज, रेड, येलो, मैंने आपको बताया किसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। वायलेट की वेवलेंथ क्या थी? सबसे शॉर्टेस्ट, क्योंकि जब आर से वी की तरफ आ रहे थे तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी। तो वायलेट वो कलर था जिसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और वायलेट वो कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा इस केस में? वायलेट। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो इस तरह एमसीक्यूज बन सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम से, होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बन सकते हैं। इसको आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अक्सर जो लेक्चर है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।